बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर बैक। तो अब हम इसके साथ ही जो है वो अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 2 है। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में जहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी कि हम कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसके चैप्टर वाइज जो है उसको फॉलो करेंगे। बाज़ औक़ात हम सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हम कोशिश करेंगे कि हम सीक्वेंस में ही चलें। लेकिन कुछ टॉपिक्स जो जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है या जो बेहतर तरीके से बाद में समझे जा सकते हैं, हम उनको बाद में कवर कर लें। जो चैप्टर 2 है दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस एनवायरनमेंट, और ऑलमोस्ट कुछ उसी तरह की चीज़ें जो अभी हम अपने पिछले लेक्चर में कवर करके आए हैं उसी को आगे, उसी का सिलसिला जो है हम आगे बढ़ाएंगे। Chapter 2 is about the 3-level architecture that was basically that is proposed by ANSI Spark। हम ANSI Spark का जो 3-level architecture है हम उसकी बात करेंगे, लेकिन उसके ऊपर बात करने से पहले हम थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि what were the objectives behind this 3-level architecture that was basically proposed by ANSI Spark। तो जो पहली चीज़ है उसके ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से दैट इज़ कि जी all users should be able to access the same data but they could have a different customized व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा कि जी आप जो डाटा है दैट इज़ शेयर्ड बाय ऑल द यूज़र्स। मैं एक सादा एग्जांपल से लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि मसलन फ़र्ज़ करें कि जी जैसे हम पिछले स्लाइड्स में हम बात कर रहे थे एम्प्लॉई की इंफॉर्मेशन की कि हमारे पास एम्प्लॉई नंबर है, उसका नेम है, उसका एड्रेस है, उसका टेलीफोन नंबर है। तो एक यूज़र ग्रुप है, हम उसको जो है वो वही चीज़ें दिखा रहे हैं, मसलन कुछ एक उसको नेम दिखा रहे हैं, उसको एड्रेस दिखा रहे हैं, उसको टेलीफोन नंबर दिखा रहे हैं, और एक और यूज़र ग्रुप है उसको हम नेम दिखा रहे हैं, एड्रेस दिखा रहे हैं और बाकी चीज़ें नहीं दिखा रहे। और इसके अलावा हम बहुत सारी और जो है फ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी हो सकती है। जो दूसरी इसमें जो ऑब्जेक्टिव दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है उसकी अगर हम बात करें तो वो है कि इफ़ वी मेक a change in one view तो the other views should not be affected। के जी एक व्यू में अगर कोई चेंज होता है तो उससे दूसरे व्यूज़ को कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। कि मिसाल के तौर पे मैं एक व्यू में जो है पहले मैं 4 फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स देख रहा था कि मैं एम्प्लॉय नंबर भी देख रहा था, एड्रेस भी देख रहा था, नेम भी देख रहा था, टेलीफोन नंबर भी देख रहा था, और अब मैंने एक और चीज़ ऐड कर दी, ईमेल भी कर लिया, तो बाकी जो व्यूज़ हैं उनको इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एक और ऑब्जेक्टिव जो कि इस 3-level आर्किटेक्चर का था वो है कि यूज़र्स शुड नॉट नीड टू नो दी फिजिकल डिटेल्स के हाउ एक्चुअली डाटा इज स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर फिजिकली, के जी हमें उनकी जो स्टोरेज डिटेल्स है उनका इल्म होना ज़रूरी नहीं है। वी विल बी जस्ट इंटरेक्टिंग विद द डाटाबेस, और हमें कोई उसकी वो ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे बेसिकली डाटा उस तरह हार्ड ड्राइव के ऊपर या एक स्टोरेज डिवाइस के ऊपर एक्चुअली कैसे स्टोर्ड है। Another objective that DBA should be able to change database storage structure without affecting the users views। अब हम थोड़ा सा आगे जाके इसके ऊपर भी बात करेंगे कि बेसिकली what we basically want थ्रू दिस 3-level आर्किटेक्चर, या जो इसका एक इम्पैक्ट था कि वो जो फाइल बेस्ड सिस्टम की लिमिटेशन थी कि वहाँ पे आपकी प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंस थी कि आपका प्रोग्राम और डाटा इकट्ठा था, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो अगर आप एक चीज़ में चेंज करते थे, अगर डाटा में चेंज करते थे तो प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करना पड़ता था, अगर प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करते थे तो मतलब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो अब हम इस चीज़ को
बदलना चाहते हैं प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस में। तो अगर हम कहते हैं जी कि DBA शुड बी एबल टू चेंज द स्ट्रक्चर्स और उससे जो यूज़र व्यूज़ हैं उनको कोई फ़र्क ना पड़े, तो डेफिनेटली ये उसी जो फीचर के थ्रू हमें अवेलेबल होगा कि जिसको हम आगे जाके देखेंगे कि हम प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस हमारी क्या चीज़ है। तो अगर DBA जो है वो कोई चेंज करता है किसी किस्म का, तो जो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में चेंज करता है, तो वो फिर जो बाकी व्यूज़ हैं, जो यूज़र्स हैं, इंडिविजुअल यूज़र का व्यू है, दैट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय दोज चेंजेस, क्योंकि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली वो इसी आर्किटेक्चर के थ्रू को जो जिस पे ये DBMS बेसिकली बेस कर रहा होगा, तो वो DBMS खुद ही उन डिटेल्स को हाइड करेगा। Internal structure of the database should be unaffected by changes to the physical aspects of storage। कि जी अगर आप कोई जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है फिजिकल, आप कोई मसलन आपने कोई डिवाइस चेंज कर ली, आपकी हार्ड ड्राइव आपने बदल दी, आपने एक सिस्टम नए पे उसको रन कर दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। DBA should be able to change the conceptual structure of the database without affecting all users। हम देखेंगे कि ये जो हमारा जो है ये कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, और जो आपका एक्सटर्नल है, ये सारी चीज़ें हम अगली स्लाइड्स में इनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लें कि हम ये चाहते हैं कि हम इसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर लें, और अगर हम किसी एक लेयर में कोई चेंज करते हैं तो दूसरी लेयर्स उससे इफेक्ट ना हो। यही हमारा बेसिकली इस 3 लेवल आर्किटेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स है जो कि वो अचीव करना चाहते हैं। और जैसे मैं आपको पहले भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि DBA वाहिद वो रोल होगा जो इस किस्म के कोई भी चेंजेस करना चाहता है तो वो उसके पास इसकी अथॉरिटी होगी। बाकी जो आम हमारे एंड यूजर्स हैं उनके पास इस किस्म की कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी। दे आर ओनली बेसिकली कंसर्न विद देयर एक्सटर्नल व्यूज के जी वो किस तरह उस इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं, किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, और ये व्यूज जो है बेसिकली जब डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है DBA, तो वो उसमें उसकी तमाम जो यूज़र ग्रुप्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को वहाँ पे उसके मुताबिक जो है उनके व्यूज़ जो है वो क्रिएट किए गए होते हैं। ANSI आपसे पहले भी मैंने जिक्र किया था, इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और जैसे हमने पिछले थोड़ी देर पहले ये जिक्र किया था कि स्टैंडर्ड्स का बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, इनको क्यों डिफाइन किया जाता है। स्पार्क जो है दैट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स कमेटी, जो कि जिसने बेसिकली वही जो वो DBTG डेटाबेस टास्क ग्रुप का वो जो 2 लेवल आर्किटेक्चर था जो हमने पिछले थोड़ी देर पहले स्लाइड्स में डिस्कस किया, ये उसी को बेसिकली इन्होंने इन्हांस किया है और इन्होंने 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है वो प्रपोज किया है। तो इस 3 लेवल आर्किटेक्चर को बड़ी आसानी से इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 लेवल्स डिफाइन किए गए हैं। एक हमारा एक्सटर्नल लेवल है, एक हमारा कंसेप्चुअल लेवल है, और एक हमारा इंटरनल लेवल है, और उसके नीचे आपको नज़र आ रहा है एक फिज़िकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन जो डाटाबेस है वो एक अलग से हमें नज़र आ रही है। लेकिन जो ये NSI स्पार्क का 3 लेवल आर्किटेक्चर है वो यही बेसिकली 3 लेवल्स को या इन लेयर्स को यूज़ करता है, जो एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल है। अगर इस डायग्राम को आप थोड़ा गौर से देखें तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपके एक्सटर्नल लेवल हैं उसके अंदर बहुत सारे व्यूज़ हैं, ठीक है। अब ये टर्म्स जो हैं ये आपको मसलन जैसे आप टर्म हम आगे डिस्कशन जारी रखेंगे तो उसमें देखेंगे हम टर्म एक्सटर्नल लेवल भी यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल व्यूज़ भी यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल जो है मे बी एक्सटर्नल मॉडल भी यूज़ करेंगे। तो इन टर्म्स के कुछ स्पेसिफिक ऑलमोस्ट ये एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी इनके कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कुछ थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है। जैसे अगर हम देखें तो एक्सटर्नल लेवल जो है वो इस एक जो है 3 लेवल आर्किटेक्चर का एक डिफरेंट कैटेगराइजेशन है, और एक एक्सटर्नल लेवल के अंदर बहुत सारे एक्सटर्नल व्यूज़ हो सकते हैं। जैसे आप देखें व्यू 1 है, व्यू 2 है, व्यू N
मतलब एनी नंबर ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि जी हमारे कितने जो है वो डिफरेंट किस्म के यूज़र ग्रुप्स हैं और उनके लिए हमने व्यूज़ जो है वो बनाए हुए हैं। तो इस पिक्चर को देखें तो हमें बड़ा क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो मल्टीपल एक्सटर्नल व्यूज़ हो सकते हैं जो कि एक्सटर्नल लेवल में डिफाइंड है। इसी तरह एक कंसेप्चुअल लेवल है, एक कंसेप्चुअल लेवल है, और कंसेप्चुअल लेवल को हम देखेंगे, हम इन लेवल्स को बारी बारी जो है बड़ी डिटेल में अभी थोड़ी देर में अगली स्लाइड्स में देखेंगे। इसी तरह एक ही इंटरनल लेवल है जो कि इसका हम कंसर्न देखेंगे कि ये बेसिकली किस किस्म का जो है इसकी जो है ये किस चीज़ों के साथ इसका कंसर्न है। तो ये डायग्राम बेसिकली आपके 3 लेवल आर्किटेक्चर के लिए है। अब हम वन बाय वन इन लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि इन लेवल्स में बेसिकली क्या है। अब सबसे पहले अगर हम एक्सटर्नल लेवल की बात कर रहे हैं तो इट्स यूजर्स व्यू ऑफ द डेटाबेस, कि एक यूजर ग्रुप। अब थोड़ा सा मैं इस तरफ आना चाहूँगा कि जी आप जब भी किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो देयर विल बी नंबर ऑफ यूज़र ग्रुप्स। मिसाल के तौर पे मैं अगर एक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करता हूँ कि हम एक लाइब्रेरी के लिए कोई सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, तो बहुत सारे यूज़र ग्रुप होंगे जो सिर्फ उस लाइब्रेरी के अंदर होंगे। जैसे लाइब्रेरियन हो सकता है और हो सकता है मल्टीपल लाइब्रेरियंस हैं। हम उनसे पूछेंगे आपको किस किस्म की बेसिकली जो है वो एप्लीकेशंस चाहिए, किस किस्म के व्यूज़ चाहिए, और आप किस किस्म का डाटा जो है वो किस फॉर्मेट में उसको देखना चाहते हो, आपने डाटा के ऊपर किस किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करने। ये सारी चीज़ें जब हम उन लोगों से जो लाइब्रेरी में काम करते हैं उनके साथ हम मीटिंग कर रहे होंगे, उसमें हम ये उनसे पूछ सकते हैं, या उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन पड़ी है तो ये वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी प्रोसेस डेटाबेस डिज़ाइन का आगे बहुत डिटेल में आएगा कि ये कैसे जो है ये सारा प्रोसेस बेसिकली परफॉर्म किया जाता है। तो इसी तरह जो वो रिसेप्शन पे लोग मौजूद होते हैं उनका एक डिफरेंट यूज़र ग्रुप है और उनकी डिफरेंट जॉब रोल होगा, तो उसके मुताबिक उनको फिर हमने उसी किस्म के ऑपरेशंस की इजाज़त देनी होगी। जो लाइब्रेरियन है मे बी वो नया स्टॉक ऐड कर सकता है, वो जो स्टॉक है उसकी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकता है। इसी तरह जो हेड लाइब्रेरियन होगा मे बी वो ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देख सकता है और ज़्यादा उसके पास एक्सेस राइट्स हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपके लाइब्रेरियन है या जो आपका रिसेप्शन पे बैठे हैं उन लोगों से। तो ये सारी चीज़ें जो डिफरेंट यूज़र ग्रुप्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये तो देखें मैंने सिर्फ लाइब्रेरी डिपार्टमेंट की बात की है। तो अगर आप फर्ज करें एक यूनिवर्सिटी का पूरा सिस्टम ले लें तो यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे CS डिपार्टमेंट, एकेडमिक डिपार्टमेंट्स की बात करें तो CS का डिपार्टमेंट होगा, बायो साइंसेज का होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, या इसके अलावा बहुत सारे और एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं। फिर इसी तरह एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा, जो आपका स्पोर्ट्स का कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, इसके अलावा अकाउंट्स का कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, एंड सो ऑन। तो मतलब हर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे फिर डिफरेंट यूज़र ग्रुप्स हो सकते हैं, और अगर हम ओवरऑल भी देखें तो हर डिपार्टमेंट के हवाले से भी वो जो डिफरेंट यूज़र ग्रुप्स हो सकते हैं। और फिर हमने देखना होता है कि हर यूज़र ग्रुप की जो है वो क्या क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके मुताबिक हमने फिर जो है वो तमाम डाटा उसमें इंक्लूड करना होता है। और फिर जो जिसको जितना चाहिए, जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि एक जो प्रिंसिपल है दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, कि जिस बंदे को अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए कम से कम जो है वो डाटा रिक्वायर्ड है वो हम उसको देते हैं, उतनी एक्सेस देते हैं और उतने ऑपरेशंस की इजाज़त देते हैं ताकि वो दूसरे लोगों के जो इंटरेस्ट्स हैं उनके साथ कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना कर सके। तो एक्सटर्नल लेवल की अगर हम बात करें तो इट्स यूजर्स व्यू ऑफ द डेटाबेस, कि एक इंडिविजुअल यूजर या यूजर ग्रुप जो है उसकी क्या जो है वो किस तरह डाटा को परसीव करता है, किस तरह उसको देखना चाहता है। इट डिस्क्राइब्स द पार्ट ऑफ द डाटा बेस दैट इज रेलिवेंट टू अ पर्टिकुलर यूजर और यूजर
ग्रुप्स। अब एक और चीज़ अब ये जहन में रख लें कि जो डिफरेंट व्यूज़ हैं, जैसे हमने पिछली डायग्राम में देखा कि एक्सटर्नल लेवल के ऊपर बहुत सारे आपके एक्सटर्नल व्यूज़ हो सकते हैं जो वो एक इंडिविजुअल यूज़र या यूज़र ग्रुप से रेलेवेंट हो सकते हैं। तो अब व्यूज़ जब हम बनाते हैं तो व्यूज़ में ये भी हो सकता है कि हर व्यू जो है मे बी व्यू सेम डाटा ही जो है वो शो कर रहा है, लेकिन बेसिकली हर व्यू जो है उसमें डाटा की रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से, डाटा है सेम लेकिन जो उसकी डाटा की रिप्रेजेंटेशन है दैट इज इन अ डिफरेंट वे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मसलन फ़र्ज़ करें हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे थे या एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे थे, तो उसमें फ़र्ज़ करें एक डेट ऑफ बर्थ की फील्ड है, राइट। तो डेट ऑफ बर्थ की फील्ड है, तो डेट ऑफ बर्थ अब डेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे मंथ और स्लैश डे और स्लैश ईयर 4 टाइम्स हम वाई कर ले तो वो एक डिफरेंट फॉर्मेट है। इसी तरह हम डे को पहले ले आए, मंथ को मिडल में रख लें, ईयर को आखिर में ले जाएं, हम ईयर को शुरू में ले आए, या हम उसको वो जो डे है उसको तो नंबर्स में ले आए और जो है वो मंथ है उसको हम लेटर्स में ले आए और ईयर इसी तरह हम 4 डिजिट्स में ले आए। तो मतलब एक ही अब डाटा को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट मुख्तलिफ व्यूज़ में किया जा सकता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो एज की एग्जांपल है। अब नॉर्मली एज जो है वो हम कभी भी डाटाबेस में स्टोर करने को इसको एज अ फील्ड लेने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी ख़ास बात यह है कि एज जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, कि हर मतलब साल के हवाले से अगर हम बात करें तो हर साल हर इंसान की एज एक जो है उसमें इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो अब इस किस्म का कोई भी जो एट्रीब्यूट है वो हम नॉर्मली नहीं लेते, लेकिन फ़र्ज़ करें कि एक जो डिपार्टमेंट है उसको इंटरेस्ट है कि जी वो देखना चाहता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसने फ़र्ज़ करो स्कॉलरशिप्स अनाउंस करनी है और दैट डिपार्टमेंट इज़ इंटरेस्टेड कि जी जिस बंदे की 25 साल से कम एज है उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो अब उन्हें डेट ऑफ बर्थ से कोई लेना देना नहीं है एंड दे वांट कि उनके व्यू के अंदर जो है वो एज नज़र आए। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम एक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ फील्ड के थ्रू। तो डेट ऑफ बर्थ फील्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम जो आज की डेट हो उसमें से डेट ऑफ बर्थ माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें एज मिल जाएगी। तो अब कहने का मकसद यह है कि डिफरेंट व्यूज़ के अंदर डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेशन डाटा की हो सकता है वो एट्रीब्यूट या वो जो डाटा है वो एक ही हो लेकिन उसको रिप्रेजेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से किया जा रहा हो। तो ये आपका जो होता है ये एक्सटर्नल लेवल होता है, लेकिन आगे जाके हम इसके ऊपर और भी बात करेंगे। एक्सटर्नल लेवल जो है बेसिकली ये मैंने जैसे बताया कि जो आपके एंड यूज़र्स हैं वो बेसिकली इसी एक्सटर्नल लेवल के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं और उनके ख्याल में जो डेटाबेस होता है वो इतना ही होता है क्योंकि हम इसको एक एक्सटर्नल लेवल के थ्रू उनको डिफ़ाइन कर देते हैं, जो उनको लिमिटाइज कर देते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं और उनको सिर्फ उतनी ही चीज़ें उस एक्सटर्नल व्यू के अंदर दिखाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि वही प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज कि जी हर यूज़र ग्रुप के लिए हम जितना उसको उसके टास्क परफॉर्म करने के लिए जॉब जो है वो परफॉर्म करने के लिए जो एक्सेस चाहिए, किन किन एट्रीब्यूट्स के ऊपर चाहिए या वो उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो सारे हम जो है वो उस पर्टिकुलर जो है वो एक्सटर्नल व्यू के साथ हम रिलेट कर देते हैं। इसी तरह जो कंसेप्चुअल लेवल जो दरमियान वाला उस डायग्राम में अगर देखें तो जो मिडल हमारा लेवल है दैट इज़ कॉल्ड कंसेप्चुअल लेवल। तो कंसेप्चुअल लेवल को कम्युनिटी लेवल ऑफ व्यू भी कहते हैं ऑफ द डाटाबेस कि जी ये पूरी जो कम्युनिटी है, जैसे मैंने बताया कि आपका जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को देख के डाटाबेस जो है वो प्लान किया जाता है, ना सिर्फ अभी करंट बल्कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को, बल्कि आपकी जो फ्यूचर ग्रोथ है उसको भी ज़हन में रख के आप डाटाबेस डिज़ाइन करेंगे। और क्योंकि अगर ये चीज़ ना की जाए तो फिर आपको
हो सकता है अभी तो ये डेटाबेस डिज़ाइन बहुत आपके लिए एफिशिएंट हो, लेकिन अगर आपने अपनी फ्यूचर नीड्स को जहन में नहीं रखा तो फिर ये डेटाबेस डिज़ाइन में भी 2 या 3 साल बाद या 4 साल बाद जब रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं तो फिर ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना रहे। इस चीज़ को हमेशा हर ज़िंदगी के शोबे में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसलन मैं आपको बड़ी सादा सी एग्जांपल से ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे आज एक रोड जो फ़र्ज़ करें 2 लेन्स की है, तो हो सकता है आज से 5 साल बाद या आज से 10 साल बाद उस रोड पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो सकता है अभी वो 2 लेन्स भी बहुत हैं और बड़ी फ्लुएंट है उधर ट्रैफिक, उधर कोई मसले मसाइल नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है आपके रश नहीं है, लेकिन हो सकता है आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर वहाँ पे कुछ खाली ज़मीन है और वहाँ पे हो सकता है लोग और घर बना लें तो वहाँ की कम्युनिटी में इजाफा हो जाए, तो डेफिनेटली देयर विल बी मोर व्हीकल्स ऑन दैट पर्टिकुलर रोड। तो हो सकता है कि 5 या 10 साल बाद उधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए और वो 2 लेन्स काफ़ी ना रहे। तो आपने इसी तरह प्लान करना होता है कि डेटाबेस डिज़ाइन का भी जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हो तो उस टाइम आपने ये चीज़ भी प्लान करनी होती है कि अगर आज से 10 साल बाद या आज से 5 साल बाद हमारी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो किस किस टर्म्स में हो सकती है, किन किन टर्म्स में हो सकती है, और उसके मुताबिक अपनी डेटाबेस को जो है वो आप डिज़ाइन करते हैं। लेकिन हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम बात कर रहे थे कंसेप्चुअल लेवल की। तो कंसेप्चुअल लेवल क्या है कि हम पूरी ऑर्गेनाइजेशंस का जो यूज़र्स हैं उन तमाम की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जो है वो सारी चीज़ें डेटाबेस में शामिल करते हैं। It describes what data is stored in the database and relationships among the data। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हम तमाम वो एंटिटीज़ जिनके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं कि हम इंफॉर्मेशन कैप्चर करें, the relationships between different entities in real life, कि what kind of relationships exist basically between those entities, and along with any kind of constraints। अब constraints का मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि constraint सर्टन रूल्स होते हैं, ठीक है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन से स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और कुछ हमारे कुछ फिक्स्ड कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको भी हम देखेंगे अगले चैप्टर्स में कि वो जो हमारे DBMS इम्पोज करता है या जो हमारा मॉडल है डाटा मॉडल वो इम्पोज करता है, हम उनको भी उसमें शामिल करते हैं। लेकिन कंसेप्चुअल लेवल की जो इम्पॉर्टेंट बात है इस लेवल पे आपको कि इसमें हम जो है स्टोरेज कंसिडरेशंस हमारे जहन में नहीं होती कि एक्चुअली कंप्यूटर पे या हार्ड ड्राइव पे वो डाटा कैसे स्टोर होगा, इन चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल भी इस लेवल पे नहीं सोचते। इसमें सारा हम इसको एक तरह से लॉजिकल लेवल भी कहा जाता है, तो हम लॉजिकली देखते हैं कि हमारे जो है वो जो सारा डाटा है डेटाबेस का वो क्या क्या होगा। जैसे मैंने बताया एंटिटीज़ कौन सी होंगी, उनके आपस में जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, और कोई कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह हैं तो वो क्या होंगे। इंटरनल लेवल हमारा जो है वो हमारा फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस ऑन द कंप्यूटर, कि हाउ डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर, और कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के ऊपर बेसिकली जो है वो डाटा किस तरह स्टोर्ड है। और जो फिजिकल डाटा होता है बेसिकली इसके अपने जो है वो इम्प्लीकेशंस हैं कि जी अगर फिजिकली एफिशिएंटली स्टोर्ड नहीं है डाटा आपका तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो हो सकता है वो इतनी अच्छी प्रोवाइड ना करे, और अगर आपने प्रॉपरली उसको वो यूज़ नहीं किया हुआ तो स्टोरेज स्पेस आपकी यूटिलाइजेशन हो सकता है इफेक्टिवली नहीं हो रही। इसमें आपके डाटा स्ट्रक्चर्स कौन से यूज़ हो रहे हैं जब हार्ड ड्राइव पे या आपका बेसिकली जब फिज़िकली डाटा स्टोर हो रहा है, आप फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स किस किस्म की यूज़ कर रहे हैं, और आपके स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली किस तरह इफेक्टिवली इस सारी जो है वो डेटाबेस को स्टोर कर रहे हैं। तो इसमें जो ज़्यादा हमारा कंसर्न होता है वो आपका बेसिकली DBMS, चूँकि डायरेक्टली वो बेसिकली ये सारे काम खुद से नहीं करता, लेकिन वो अपनी सारी जो इंटरेक्शन है या इंटरफेस करता है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, और वो जो भी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर एक्सेस मेथड्स होते हैं वो
ऑपरेटिंग सिस्टम के उनको यूज़ करता है। इसमें जैसे आपके वो इंडेक्सेस कैसे बिल्ड करता है, हाउ द डाटा इज़ रिट्रीव एंड स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस एंड सो ऑन। तो ये सारी जो इस किस्म की डिटेल्स हैं वो सारी आपकी कंसर्न है वो आपके इंटरनल लेवल के साथ। अब अगर आप इन 3 लेवल्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो देन दिस डायग्राम कुड बी वेरी हेल्पफुल। अब इसमें देखें कि देयर आर 2 एक्सटर्नल व्यूज, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको पिछली स्लाइड्स में भी बताया कि एक्सटर्नल व्यूज जो होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल और कंसेप्चुअल व्यू होगा वो पर डाटाबेस हमेशा एक होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस एग्जांपल में 2 हमारे पास एक्सटर्नल व्यूज हैं और फर्ज करें कि जी हमारा एक एम्प्लॉय का टेबल है या स्टाफ का टेबल है और उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। तो जो एक यूजर ग्रुप है उसको हम जो है वो एस नंबर जो स्टाफ नंबर है वो शो कर रहे हैं, उसके अंदर एफ नेम फर्स्ट नेम उसका, एल नेम लास्ट नेम, एज और सैलरी शो कर रहे हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो एक्सटर्नल व्यू 2 है उसको हम सिर्फ 3 एट्रीब्यूट शो कर रहे हैं और वो क्या है, स्टाफ नंबर, लास्ट नेम और ब्रांच नंबर। और इसमें देखें कि जो एक्सटर्नल व्यू 1 है उसमें एस नंबर यूज किया हमने, उस एट्रीब्यूट का नाम, जैसे मैंने बताया था कि आप जो डिफरेंट व्यूज के अंदर जो डाटा की रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट तरीके से की जा सकती है। तो मसलन वहां पे हम एस नंबर यूज कर रहे हैं और जो एक्सटर्नल व्यू 2 में हम स्टाफ नंबर यूज कर रहे हैं। लेकिन अब देखें कि कंसेप्चुअल लेवल पे इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और बेसिकली आप अगर कंसेप्चुअल लेवल पे देखें, और कंसेप्चुअल लेवल जैसे हमने पहले थोड़ी देर डिस्कस किया था, ये आपका कम्युनिटी लेवल है और कम्युनिटी लेवल ऑल द डाटा दैट इज बेसिकली बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और उससे रेलेवेंट और उसके तमाम यूजर्स के वाले से जो डाटा है वो सारा आपका कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर होता है। तो कंसेप्चुअल लेवल में हम देखते हैं कि हमारे पास जी स्टाफ नंबर की एक फील्ड है, एक नेम फर्स्ट नेम की है, लास्ट नेम की है, डेट ऑफ बर्थ की है, सैलरी की है और ब्रांच नंबर की है। अब ये हमारा कंसेप्चुअल लेवल है या कम्युनिटी लेवल व्यू है जो हमारे उस पूरी डेटाबेस का है। तो अब एक्सटर्नल व्यूज को जरा फिर दोबारा आप अगर उन पे गौर करें तो आपको नजर आएगा कि जो एक्सटर्नल व्यू 1 है उसमें इस कंसेप्चुअल लेवल में से सिर्फ हमने 5 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमने उसमें शो किए हैं और उसमें हमने जो एस नंबर जो एक्सटर्नल व्यू 1 में है और वो एक्चुअली कंसेप्चुअल लेवल में स्टाफ नंबर के नाम से वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन उसको बेसिकली हम मैप करेंगे एस नंबर को स्टाफ नंबर के साथ, फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम के साथ, लास्ट नेम के साथ, एज। अब देखें अब आपके कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर एज का तो कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो एज है बेसिकली ये एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है जो कि इस डेट ऑफ बर्थ की फील्ड में से बेसिकली डिराइव किया गया है या कैलकुलेट किया गया है। और मैंने आपको बताया था कि आप डेट ऑफ बर्थ में से कैसे निकाल सकते हैं, आप आज की डेट में से आप डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर लें तो आपको एज मिल जाएगी। तो ये एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है जो कि उस एक्सटर्नल व्यू 1 में शो हो रहा है। इसी तरह हम सैलरी भी दिखा रहे हैं, लेकिन अगर एक्सटर्नल व्यू 2 की बात करें तो उसमें सिर्फ 3 फील्ड्स हम दिखा रहे हैं या एट्रीब्यूट्स दिखा रहे हैं और वो क्या क्या हैं कि वो सिर्फ स्टाफ नंबर हम दिखा रहे हैं और स्टाफ नंबर से मैप होगा, लास्ट नेम है और उसके बाद ब्रांच नंबर है। अब एक चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एक्सटर्नल व्यू कुछ ऐसी चीज कंटेन करे जो किसी ना किसी तरह से चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ऐसी फील्ड से मैप ना हो सके जो कंसेप्चुअल लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो मसलन देखें आपके जो एक्सटर्नल व्यूज के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी की सारी कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर मौजूद हैं। सिर्फ देखें एज एक ऐसी एट्रीब्यूट था जो एक्चुअली आपके कंसेप्चुअल लेवल पे मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यू कुड बेसिकली कैलकुलेट और डिराइव अ फील्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फील्ड। तो इनडायरेक्टली स्टिल ये डेट ऑफ बर्थ से बेसिकली डिराइव की गई है या कैलकुलेट की गई है। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि ये एज की मतलब हुई नहीं है, तो एज है नहीं एक्चुअली कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर, लेकिन बेसिकली इसको डिराइव किया गया है, इसको कैलकुलेट किया गया है बाय यूजिंग द डेट ऑफ बर्थ फील्ड इन कंसेप्चुअल लेवल।
और अब देखें इसी कंसेप्चुअल लेवल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इंटरनल लेवल के ऊपर। तो इंटरनल लेवल के ऊपर कोई भी जो उसको मसलन जैसे ये एक आप अगर देखें तो आपका सी का जो है वो स्ट्रक्चर डिफाइंड है, जिसमें आपके ये तमाम जो लॉजिकली या कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं उनको इधर इस कोड में डिफाइन किया गया है। इसमें आपका स्टाफ नंबर है, ब्रांच नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सैलरी है और एक पॉइंटर है स्टाफ का जो कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाएगा। अब एक चीज आप ज़हन में रखें कि जो आपकी कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर जो आपके एट्रीब्यूट्स की जो ऑर्डर है वो आपका इंटरनल लेवल के ऊपर नहीं है। तो मतलब जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि इस 3 लेवल आर्किटेक्चर का जो है वो बेसिकली पर्पस ही यही है कि अगर हम इंटरनल लेवल पे कोई चेंज करते हैं या एक्सटर्नल लेवल पे उसका कोई इफेक्ट ना हो या बाकी लेवल्स के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, और इसी तरह हम एक्सटर्नल लेवल पे कोई चेंज करें तो जो बाकी वाले लेवल्स हैं उनके ऊपर या बाकी जो दूसरे एक्सटर्नल व्यूज हैं उनके ऊपर इसका कोई भी इम्पैक्ट ना हो। तो इस चीज़ को हम आगे भी थोड़ा सा मजीद जो है वो इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इतनी ही इसके ऊपर जो है डिस्कशन करते हैं। स्कीमास की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हर लेवल के अंदर स्कीमास हैं, ठीक है। तो मसलन ऑलमोस्ट आपको इनको आप इन टर्म्स को अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइड सा डिफरेंस है कि जी एक्सटर्नल लेवल के अंदर एक्सटर्नल स्कीमास होंगे, ठीक है जी। और एक्सटर्नल स्कीमास जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्सटर्नल स्कीमास हो सकते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, और इनको सब स्कीमास भी कहा जाता है। और देयर कुड बी मल्टीपल स्कीमास पर डेटाबेस। और मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो एक्सटर्नल स्कीमास हैं दे आर कंसर्न्ड विद द इंडिविजुअल यूजर्स और इंडिविजुअल यूजर ग्रुप्स, कि जी हम उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फिर हम जो है वो स्कीमास क्रिएट करते हैं। और बेसिकली इट कोरिस्पॉन्ड्स टू अ डिफरेंट व्यूज ऑफ डाटा बेसिकली। इसी तरह देयर कुड बी अ कंसेप्चुअल स्कीमा, और कंसेप्चुअल स्कीमा दैट बेसिकली कंटेन्स और डिस्क्राइब्स ऑल द एंटिटीज, attributes within those entities and the relationships together with any integrity constraints जो उस डेटाबेस के ऊपर आपने जो है वो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर होंगी। अब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कंसेप्चुअल स्कीमा जो होता है वो एक होता है पर डेटाबेस। तो अगर आपके पास बहुत सारी डेटाबेस हैं तो उतने आपके कंसेप्चुअल स्कीमाज होंगे, लेकिन बेसिकली जो है वो आपका जो एक्सटर्नल स्कीमाज हैं वो मल्टीपल तादाद में होते हैं। इसी तरह जो इंटरनल स्कीमा है, इट्स अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनल मॉडल के हाउ बेसिकली एक्चुअली योर डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। इट कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ स्टोर्ड रिकॉर्ड्स। जैसे हमने देखा था कि जी आपकी तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं वो जिस तरह वो सी उस कोड में डिफाइंड थे। द मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, द डाटा फील्ड्स कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, इंडेक्सेस एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर उसको यूज़ जो है वो किस तरह बेसिकली किस किस्म के स्टोरेज स्ट्रक्चर्स यूज़ किए गए हैं उनको स्टोर करने के लिए। और अगेन इसमें भी इंटरनल स्कीमा और कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर जो एक कॉमन बात है वो यही है कि इट्स ओनली वन स्कीमा पर डेटाबेस अगेन एज कंपेयर टू एक्सटर्नल स्कीमास। अब थोड़ा सा फिर हम इनके ऊपर समराइज करने की कोशिश करते हैं कि जो आपके ये डिफरेंट स्कीमाज हैं। अब अगर एक्सटर्नल स्कीमा की बात करें, ठीक है, तो एक्सटर्नल स्कीमा जो है आपका वो इंडिविजुअल यूजर्स के साथ उसका कंसर्न है, ठीक है। तो जब भी कोई एक्सटर्नल स्कीमा में हम चेंज करेंगे तो वो बेसिकली जो है वो एक लिमिटेड होगा, लेकिन जब आप कंसेप्चुअल स्कीमा में चेंज करेंगे तो वो हो सकता है वो आपके जो है वो मेजॉरिटी ऑफ एक्सटर्नल व्यूज़ को या जितने जो चेंज जिन व्यूज़ से रेलेवेंट है एक्सटर्नल व्यूज़ से वो उन सबको इफ़ेक्ट करेगा। और इसी तरह जो इंटरनल स्कीमा है अगर उसमें चेंज होता है तो इट मींस कि जी वो जो तमाम आपका कंसेप्चुअल है वो उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट होगा। लेकिन हमने ये देखा कि 3 लेवल आर्किटेक्चर बेसिकली यही
हमें प्रोविजन दे रहा है कि अगर हम किसी एक लेवल में भी कोई चेंज करते हैं तो दूसरे लेवल्स उससे जो है वो अनअफेक्टेड रहें। जो मैपिंग्स हैं, अब जो ये डिफरेंट आपके लेवल्स हैं, इनके दरमियान कैसे इंटरेक्शन होगी वो मैपिंग्स के थ्रू होती है। तो वो जो डिफरेंट लेवल्स हैं वो किस तरह एक आपका एक्सटर्नल व्यू, जैसे हम मसलन फ़र्ज़ करें कि एक एक्सटर्नल व्यू 1 जो था हमारा, पिछली जो डायग्राम है हमारी, उसमें कैसे हम वो जो स्टाफ नंबर है उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसके जो एज है और सैलरी थी, वो कैसे कंसेप्चुअल लेवल पे मैप हो रही है और कैसे उस कंसेप्चुअल या लॉजिकल लेवल से वो चीज़ इंटरनली जो जिस तरह स्टोर्ड है डाटा के अंदर, वो उन रिकॉर्ड्स के साथ कैसे मैपिंग हो रही है, वो मैपिंग्स के थ्रू होती है। और बेसिकली DBMS है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैपिंग बिटवीन दीज 3 टाइप ऑफ लेवल्स और स्कीमास। तो DBMS, it is the responsibility of DBMS कि each external schema is derivable from the conceptual schema, कि जी जैसे मैंने पहले बात की थी कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई हमारे एक्सटर्नल व्यू के अंदर या एक्सटर्नल स्कीमा के अंदर बेसिकली कोई चीज़ कोई एट्रीब्यूट्स हों और वो कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल लेवल पे मैप ना हो रहे हों। और इसी तरह इट मस्ट यूज द इंफॉर्मेशन इन द कंसेप्चुअल लेवल। ये DBMS की बात हो रही है कि DBMS ने पहले इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो भी एक्सटर्नल स्कीमा कोई बना है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंसेप्चुअल स्कीमा, और फिर उस कंसेप्चुअल स्कीमा को किस तरह आपने रेलेवेंट जो आपका इंटरनल लेवल है उसके साथ मैप करना है, ये बेसिकली जो है ये आपका इसके थ्रू किया जाता है, मैपिंग्स के थ्रू। तो देयर आर 2 बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग्स, हम उनकी बात कर लेते हैं। हमारे पास एक कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग है और एक एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग है। जो दोनों ये डिफरेंट किस्म की मैपिंग्स हैं, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि बेसिकली it enables the DBMS to basically it is related or it basically maps between the conceptual and internal level। अगर हम कहें या स्कीमास की बात करें तो उन दोनों के दरमियान जो है ये मैपिंग करेगी। तो it basically finds the actual record or combination of the records in the physical storage that constitute a logical record on basically conceptual schema या in conceptual schema, or if there are certain integrity constraints then it should also basically check for those integrity constraints as well। तो अब इसमें ये हो सकता है कि आपके जो कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर जो एंटिटी नेम्स दिए गए वो हो सकता है वो डिफरेंट उधर यूज़ किए गए हों और जो इंटरनल लेवल है उसके ऊपर डिफरेंट यूज़ किए गए हों। इसी तरह जो एट्रीब्यूट है वो हो सकता है उसका नाम जो है कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर हो और जो आपका इंटरनल लेवल है उसके ऊपर कुछ और है, एट्रीब्यूट का ऑर्डर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो इस किस्म की जो सारी जो डिफरेंसेस हैं उसको बेसिकली कौन हैंडल करता है, वो आपकी ये जो कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग है ये करती है। तो कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग का बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट जो मेजर जो इसका फंक्शन है वो यही है कि किस तरह एक कंसेप्चुअल लेवल से जो कोई भी जो लॉजिकल आपके रिकॉर्ड्स हैं along with the constraints that are defined on those logical records, वो किस तरह मैप करने हैं जो एक्चुअली आपके इंटरनल लेवल के ऊपर जो डाटा स्टोर्ड है उनके साथ। जो एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग है दैट इज बेसिकली of course it is concerned with the external और conceptual जो है वो levels और schemas के दरमियान जो है इसके साथ इसका concern है। तो जो basically DBMS इस सूरत में जो ये mapping है ये basically it enables the DBMS to map names in the user view, कि जो आपके external views हैं
उनमें जो इंफॉर्मेशन है उसको किस तरह मैप किया जाए कंसेप्चुअल लेवल के जो अंदर इंफॉर्मेशन है, जो एंटिटीज़ हैं और उन एंटिटीज़ के कौन से एट्रीब्यूट्स को रेफ़र किया गया है उन एक्सटर्नल स्कीमा के अंदर, ये बेसिकली मैपिंग जो है वो उनके दरमियान करती है। तो इसमें भी मैंने जैसे आपको बताया कि देयर कुड बी डिफरेंसेस के जी आप एक फील्ड है कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर, उसका जो है वो रिप्रेजेंटेशन किसी और तरीके से हुई, और जो आप एक्सटर्नल व्यूज़ जनरेट करते हैं हो सकता है आप उसको बिल्कुल टोटली जो है वो कुछ और नाम उसका इस्तेमाल कर दें। इसी तरह आपका एक फॉर्मेट जो है वो कंसेप्चुअल लेवल पे डिफरेंट है, उधर आप उसको डिफरेंट फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा दें। जैसे मैंने आपको डेट की एग्जांपल दी थी कि आपकी जो कंसेप्चुअल लेवल में डेट का फॉर्मेट डे मंथ और ईयर है, लेकिन आप एक्सटर्नल व्यू में उसको ईयर और फिर मंथ और फिर डे या कोई और जो है फॉर्मेट वो दिखा देते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। इसी तरह मैंने बताया था कि हम कोई डिराइव्ड एट्रीब्यूट जो है वो एक्सटर्नल व्यू के ऊपर जो है वो जो है प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सटर्नल स्कीमा के अंदर या व्यू के अंदर, जो कि बेसिकली किसी एग्जिस्टिंग कंसेप्चुअल लेवल की फील्ड से जो है वो कैलकुलेट होके आ रहा है, डिराइव होके आ रहा है। तो ये बेसिकली दो तरह की मैपिंग्स हैं जो कि आपकी इसके अंदर जो है वो इस 3 लेवल आर्किटेक्चर को रिलेट, इसके डिफरेंट लेवल्स को आपस में रिलेट करने के लिए जो है वो यूज़ होती हैं। इसके अलावा कुछ और टर्म्स जो हम देखना चाहेंगे वो हैं इंस्टेंसेस, जो कि डेटाबेस के हवाले से हमें पता होना चाहिए कि हम इंस्टेंस किसको कहते हैं। जो पहली टर्म है दैट इज़ डेटाबेस स्कीमा। अब कीप इन माइंड कि हम पिछले लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी शुरू में हमने बात की थी कि यू हैव टू बेसिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन द डाटा एंड द डाटा डेफिनेशंस, के डाटा इज समथिंग एल्स और डाटा डेफिनेशन इज समथिंग एल्स। तो डाटा डेफिनेशन ये है कि मैंने इम्प्लाई का एक फाइल क्रिएट करनी है या एक टेबल क्रिएट करना है, और उस एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स किन किन में हम इंटरेस्टेड हैं। हम कहते हैं जी हम उसके एम्प्लॉय नंबर में इंटरेस्टेड हैं जो कि एक अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, उसके नेम में इंटरेस्टेड हैं जो कि टेक्सचुअल फॉर्म में होगा, कैरेक्टर्स की फॉर्म में होगा, और हम कहते हैं जी कि हम उसकी एज डेट ऑफ बर्थ में इंटरेस्टेड हैं जो कि एक डेट डाटा टाइप की होगी, हम उसकी सैलरी में इंटरेस्टेड हैं कैप्चर करने में, तो जो है सैलरी फ्लोट में होगी, मे बी वो पॉइंट्स भी में भी डाटा स्टोर करेगी। तो अब ये हम उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन उस डेटाबेस की बता रहे हैं या उस एंटिटी की बता रहे हैं कि एक्चुअली वो क्या क्या बेसिकली इंफॉर्मेशन या उसका स्ट्रक्चर जो है हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इस जो डेटाबेस स्कीमा को समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड इंटेंशन, कि ये इंटेंशन भी इसको कहते हैं, और इट इज़ बेसिकली स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज ऑफ द डेटाबेस के जी हम डेटाबेस जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम बताते हैं कि देयर विल बी दिस एंटिटी, उसका नाम ये होगा, उसमें ये एट्रीब्यूट्स होंगे और उनकी ये डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप्स होगी। अब एक चीज़ ज़हन में रखें कि जो आपकी इंटेंशन है या डेटाबेस स्कीमा है ये तकरीबन जो है वो स्टैटिक रहता है, और बहुत जो रेयर है कि इसमें कोई बहुत जो है फ्रीक्वेंट चेंजेस हों, ऐसा नहीं होता। तो मसलन जैसे मैंने आपको पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब आप डेटाबेस डिज़ाइन करने जा रहे हैं या डेटाबेस स्कीमा डिफाइन करने जा रहे हैं तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि यू हैव टू कवर ऑल यूज़र ग्रुप रिक्वायरमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर डाटा स्कीमा, और न सिर्फ करंट आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं यूज़र्स की, बल्कि आपने अपने जो जहन में जो फ्यूचर नीड्स हैं उसको भी आपने अपने जहन में रखना होता है कि जी मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम, आज से 10 साल बाद या आज से 5 साल बाद ये जो है रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं, और उनके मुताबिक ताकि आपके डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा स्केलेबल हो या उनकी आपकी फ्यूचर नीड्स को भी जो है वो कॉप कर सके। तो जो ऐसा मतलब बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपका जो इंटेंशन है या डेटाबेस स्कीमा है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर बाज़ औक़ात अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो हो सकता है आप थोड़ी बहुत उसमें मॉडिफिकेशन करें, कुछ नई एंटिटीज़ ऐड कर दें और कुछ नए एट्रीब्यूट्स किसी एंटिटी में एग्जिस्टिंग में ऐड कर दें, तो ये पॉसिबल है, लेकिन दीज आर वेरी रेयर। दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ डेटाबेस इंस्टेंस। तो जैसे हमने स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर लिया, तो स्ट्रक्चर जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो अब हम उसमें ये कर सकते हैं जी कि हम स्ट्रक्चर तो एम्प्टी है,
उसके अंदर अब एक्चुअली हमने, और मैंने आपको बताया कि वो डाटा डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब आपके उस एम्प्टी फाइल के अंदर या टेबल के अंदर अब हमने एक्चुअली डाटा पॉपुलेट करना है, इंसर्ट करना है, एक्चुअल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं कि वो जो एक्चुअल एम्प्लॉइज हैं उनका हमने इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर करनी है। तो ये जो डेटाबेस इंस्टेंस होती है ये एक्चुअली किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो आपकी डेटाबेस के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, नॉट द डाटा डेफिनेशंस और डाटा डिस्क्रिप्शन, वो जो होती है दैट इज कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस के एक पर्टिकुलर, मसलन फर्ज करें आज आपके उस फाइल के अंदर या उस टेबल के अंदर 10 डिफरेंट एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, तो ये आपकी एक डेटाबेस इंस्टेंस है। लेकिन कीप इन माइंड कि जो आपकी डेटाबेस इंस्टेंस है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, और ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है। आज आपके पास 10 एम्प्लॉइज हैं तो आज 10 लोगों का डाटा पड़ा हुआ है, कल एम्प्लॉइज 50 हो जाते हैं तो 50 हो जाएगा, और मतलब बहुत सारे आपके रिकॉर्ड्स इसमें ऐड होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, डिलीट होते रहते हैं। तो ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, ये स्टैटिक नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है। और इसके लिए एक और टर्म भी यूज होती है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन और स्टेट ऑफ द डेटाबेस। तो ये एक आपने ये दो टर्म्स जो है इनका भी आपको पता होना चाहिए, और जो बुनियादी तौर पे जो स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात जिसमें कंफ्यूज होते हैं कि दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डाटा डेफिनेशंस और द डाटा और डेटाबेस इटसेल्फ के, उनको इसके दरमियान बाज़ औक़ात जो है वो जो है डिफरेंस का समझ में नहीं आता। तो आपने हमेशा जहन में रखना है कि जो डाटा डेफिनेशन है उससे मुराद वो एक कंटेनर है जिसके अंदर एक्चुअल डाटा हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मसलन कोई भी जैसे ग्लास है एक, तो ग्लास जो है ये हमारा एक डाटा डेफिनेशन है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम जो है वो डाटा को स्टोर करेंगे। और डाटा उस सूरत में हमारे पास क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, कोई और सॉफ्ट ड्रिंक हो सकता है। तो इसी को अगर प्योर इसके साथ हम रिलेट करें तो हम एक हमारा टेबल है फ़र्ज़ करें, और उस टेबल का नाम हम स्टूडेंट कह देते हैं, और उसकी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जी कि हम स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर में इंटरेस्टेड होंगे, उसके नेम में इंटरेस्टेड होंगे, उसके एड्रेस में इंटरेस्टेड होंगे, फादर नेम, टेलीफोन नंबर, ईमेल, उसकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन एंड सो ऑन। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अब जो है हम बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब मसलन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर 001 जो है वो और उसका नेम सपोज XYZ है या अली है, और उसका एड्रेस कुछ है इस्लामाबाद एंड सो ऑन, ये अब सारी डिटेल जो है ये एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड कहलाएगा उसके अंदर जो उस पर्टिकुलर जो है डेटाबेस इंस्टेंस के अंदर। और डेटाबेस इंस्टेंस जो है मैंने आपको बताया कि वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो उस डेटाबेस के अंदर कितने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, ये चीज़ आपकी जो है वो डेटाबेस इंस्टेंस कहलाती है। तो ये चीज़ें आगे भी खैर हम इनका हम जिक्र जो है वो चलता रहेगा, लेकिन अगर आपको ये बेसिक टर्म्स अगर आप अभी से इनको समझ लेते हैं तो फिर हमारे लिए आगे जाके बहुत आसानी होगी कि जब भी मैं ये टर्म्स यूज़ करूँगा तो तब आपको जो कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये बेसिकली इस टर्म से मुराद क्या है। तो इसलिए इन टर्म्स को आप अच्छी तरह समझ लें कि ये टर्म्स किस लिए यूज़ होती हैं। एक और चीज़ जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो आपकी जो इस 3 लेवल आर्किटेक्चर का मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या लिमिटेशन थी कि जी प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंस थी, कि आपके प्रोग्राम्स और डाटा जो था वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे। अगर आप एक में कोई चेंज करने जाते थे तो दूसरे सारे चेंज होते थे, और दूसरा भी इसी तरह के अगर उसमें कोई चेंज करते थे तो उधर भी चेंज होता था। तो हम इस जो चीज़ को कन्वर्ट करना चाह रहे थे प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस के अंदर। तो प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस जो है वो डेफिनेटली ये जो 3 लेवल आर्किटेक्चर है ये आपको प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस ही प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास 2 तरह की डाटा इंडिपेंडेंस है जो है हमें इस अप्रोच के थ्रू या इस आर्किटेक्चर के थ्रू अचीव होती है, और उनमें जो पहली टाइप है दैट इज कॉल्ड लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। अब लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस को डिफाइन करें तो आप जैसे हमने टर्म लॉजिकल जो है वो कंसेप्चुअल के लिए भी यूज़ की थी, तो इससे मुराद बेसिकली ये है कि अगर कोई चेंजेस जो है कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर किए जाते हैं तो जो एक्सटर्नल व्यूज़ हैं वो आपके इफ़ेक्ट उससे ना हो। ठीक है जी, कि इसको अगर इसकी बुक में आप जो है वो डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज़ एज रेफर्स टू
immunity of external schemas to changes in conceptual schema कि जी जो external schemas हैं they are immune मीन के उनके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होती कि उनको भी चेंज किया जाए अगर जो है there is some kind of change in conceptual schema। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये हर सिचुएशन में ये चीज़ ऐसे नहीं होगी। इससे मुराद क्या है, मसलन कंसेप्चुअल लेवल पे क्या चेंज हो सकता है, कंसेप्चुअल लेवल पे ये चेंज हो सकता है कि एक नई एंटिटी ऐड हो जाए। एंटिटी मींस के जी आपका पहले एक टेबल था, अब एक और टेबल ऐड हो गया, ठीक है। तो अब अगर उस एक्सटर्नल व्यू में उस टेबल की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो वो जो ऑलरेडी जिन व्यूज में भी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए उनको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए उससे। इसी तरह फर्ज करें एक आपकी ऑलरेडी एंटिटी थी, आपने उसमें कोई एट्रीब्यूट ऐड कर दिया या उसमें से एट्रीब्यूट्स रिमूव कर दिया, लेकिन वो अब तमाम आपके एक्सटर्नल व्यूज जिनमें वो वाले एट्रीब्यूट शो नहीं हो रहे थे वो तो इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन कीप इन माइंड के जिन व्यूज के अंदर वो वाले एट्रीब्यूट्स यूज होने, चाहे वो कोई आपने नया ऐड किया या जो है वो एक निकाल दिया जो ऑलरेडी था, तो उनको आपको डेफिनेटली मॉडिफाई करना पड़ेगा। और आपको पता है कि जो आपके एक्सटर्नल व्यूज हैं उन्हीं को के ऊपर बेसिकली आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बेस कर रहे होते हैं। तो अगर जो है इस किस्म की कोई सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली आपको फिर अपने एक्सटर्नल व्यूज़ भी आपका मॉडिफाई होंगे और उसके मुताबिक जो उस व्यू के ऊपर आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम भी था वो भी मॉडिफाई होगा। लेकिन अगर वो वाले बेसिकली अगर वो वाली फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स या वो एंटिटीज़ उस एक्सटर्नल व्यू से उनका ताल्लुक नहीं है तो फिर जो है ना आपकी कोई और एक्सटर्नल व्यू जो है वो मॉडिफाई होगा और ना ही आपकी जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है उससे उसके ऊपर बेस कर रहे हैं जो वो भी चेंज नहीं होंगे। अब इसमें डेफिनेटली आपको फिर वो वाली जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उनको दोबारा रीराइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो दूसरी हमारी टाइप है डाटा इंडिपेंडेंस की वो है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। अब फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस डेफिनेटली जो है आप फिजिकल जो टर्म हमने यूज़ की थी पीछे जब हम लेवल्स को डिस्कस कर रहे थे तो हम इंटरनल और फिजिकल और बाज़ औक़ात इसको दो डिफरेंट लेवल्स में भी कंसिडर किया जाता है और फिजिकल को जो है वो बिल्कुल जो है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आता है उसके साथ इसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन हम फिलहाल इसकी डिटेल में नहीं जाते। तो फिजिकल जो डाटा इंडिपेंडेंस है दैट कुड बी डिफाइंड एज द इम्यूनिटी ऑफ द कंसेप्चुअल स्कीमा कि जी कंसेप्चुअल स्कीमा में हमें चेंज नहीं करना इफ देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज इन इंटरनल स्कीमा कि जी इंटरनल स्कीमा में कोई चेंज हुआ तो उससे कंसेप्चुअल स्कीमा जो है उसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट हो, उससे कोई फर्क उसको ना पड़े। अब इंटरनल स्कीमा के चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं ये हम देख लेते हैं जी। अब आप देखें कि फ़र्ज़ करें आपकी फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक जो है, अब ये अगले चैप्टर्स में जाके हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स हैं ये किस किस किस्म की हैं और स्टोरेज स्ट्रक्चर्स क्या है। लेकिन आप फिलहाल ये समझ लें कि अगर फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक हम चेंज करते हैं तो उससे हमारे कंसेप्चुअल स्कीमा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो पहले भी हैंडल कौन कर रहा था, वो DBMS की जो मैपिंग्स हैं, वो जो 3 लेवल्स के दरमियान जो 2 डिफरेंट किस्म की मैपिंग्स हैं, कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग और एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग। तो इस सूरत में इस पर्टिकुलर फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के केस में चूंकि ये काम तो हैंडल ही पहले से वो आपकी जो कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग है वो कर रही है, तो इसलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और इसी तरह जो अगर जैसे हमने जो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस देखी थी वो तो सारे हैंडल आपकी एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग कर रही थी, तो वो दैट मैपिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल कि जी आपकी जो वो चेंजेस हुए हैं वो उसी लेवल तक रहे, उससे ऊपर जो है उनका इफेक्ट ना जाए। इसी तरह फ़र्ज़ करें आप अपनी स्टोरेज डिवाइस चेंज करते हैं तो मसलन इससे अब ये नहीं होना चाहिए कि आपके तमाम मसलन आपका देखें पहले आपने 300 GB की हार्ड ड्राइव लगाई थी और अब आप कि डाटा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और आप चाहते हो कि जी मैं 1000 की लगा दूं GB की या 1 टेरा की लगा दूं, तो वो फिर आपने सिर्फ डिवाइस चेंज की, तो बाकी तो कोई चेंजेस जो है इससे ये नहीं होना चाहिए कि अब आपको हर चीज़ जो है वो मॉडिफाई करनी पड़े। तो ये जो है ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो अब जो है बिल्कुल
जो फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है, इससे ना तो कंसेप्चुअल स्कीमा या ना ही फिर जो कंसेप्चुअल से ऊपर जो आपका एक्सटर्नल स्कीमा है उनके अंदर कोई चेंज आना चाहिए। अगर हम कोई किसी किस्म के चेंजेस जो है वो इंटरनल लेवल के ऊपर करते हैं तो उससे कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए वहाँ पे। तो ये हमारी दो तरह की डाटा इंडिपेंडेंस है, और मैंने जैसे बार बार इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ कि यही वो बेसिकली फीचर है प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस की, जो हमें 3 लेवल आर्किटेक्चर या जो डाटाबेस अप्रोच है वो हमें प्रोवाइड कर रही है। और इससे हमारा जो एफिशिएंसी है कि जी मसलन हम बाज़ औक़ात हम कोई चेंजेस करते भी हैं किसी एक लेवल पे तो वो दूसरे लेवल्स उससे अनअफेक्टेड रहते हैं। ये जो सम अप करने के लिए जितना भी काम अभी तक जितनी भी डिस्कशन हमने की तो उसको सम अप करने के लिए ये डायग्राम जो है वो काफ़ी होगी। आई होप कि आपको और ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये जो किस तरह ओवरऑल आपका जो है वो 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है वो डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप देखें तो दोबारा आपके एक्सटर्नल स्कीमास बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल स्कीमास बहुत सारे हो सकते हैं, जितने आपके यूज़र ग्रुप्स हैं उतने एक्सटर्नल स्कीमास होंगे, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो होंगे वो इन्हीं एक्सटर्नल स्कीमास की बेस के ऊपर जो है वो एप्लीकेशन जो प्रोग्रामर हैं वो डेवलप करेंगे। अब ये सारे एक्सटर्नल स्कीमास जो हैं ये डिराइवेबल होने चाहिए या दे मस्ट एग्जिस्ट और मैप्ड इनटू द कंसेप्चुअल स्कीमा, तो ये कंसेप्चुअल स्कीमा में से ही आ रहे हों, ठीक है। और हर जो कंसेप्चुअल स्कीमा है दैट शुड बी मैप टू अ इंटरनल स्कीमा। और आप लेफ्ट साइड पे अपने देख सकते हैं कि जी आपके एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग है जो कि एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल स्कीमा के दरमियान जो जितनी भी वो जो मैपिंग है उसको हैंडल कर रही है, और इसी तरह जो कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग है वो कंसेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा के दरमियान जो है वो काम कर रही है। और इसी तरह अगर आप देखें कि जो आपकी एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल के दरमियान जो है वो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइडेड है, मीन्स कि अगर हम कंसेप्चुअल लेवल पे कोई चेंज करते हैं तो जो आपका एक्सटर्नल स्कीमा है दे आर अनअफेक्टेड। और इसी तरह जो कंसेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा है इनके दरमियान में अगर आप देखें तो जो लेयर के हमें प्रोवाइड की गई है वो फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है। मींस कि अगर हम कोई इंटरनल स्कीमा में कोई चेंज करते हैं तो आपका जो कंसेप्चुअल स्कीमा है या इससे ऊपर एक्सटर्नल स्कीमा है दे विल नॉट बी अफेक्टेड। तो इनके जो चेंजेस के इम्पैक्ट हैं वो उसी लेयर्स के अंदर रहेंगे, उसी लेवल के अंदर रिजाइड करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मे बी इस टाइम के आपको इसका सही अंदाज़ा ना हो रहा हो, लेकिन जो हम इस कोर्स में आगे जाएंगे तो आपको बड़ा क्लियर होता जाएगा कि ये बेसिकली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आपकी फीचर जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है 3 लेवल आर्किटेक्चर। इसके साथ ही हम सम अप करेंगे। समरी मैं बताना चाहूँगा कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया। तो अगर हम अपने पहले टॉपिक को अगर देखें तो जो हमने कवर किया आज के लेक्चर में दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एनवायरनमेंट। फिर उसी कंपोनेंट्स में जो हमारे पीपल थे उसको फिर हमने एक डिफरेंट हेडिंग के अंदर कवर किया, और वो जो पीपल का जो हेडिंग जिसके अंदर हमने डिस्कस किया वो था रोल्स इन द डेटाबेस एनवायरनमेंट, जिसमें डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डिज़ाइनर, आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, आपके एंड यूज़र्स, ये सारे हैं। इसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को कवर किया। हमने देखा कि कैसे वो अपोलो मून लैंडिंग प्रोजेक्ट के थ्रू ये इस रिसर्च एरिया का आगाज़ हुआ, और फिर उसके बाद इसमें डेवलपमेंट होती गई और इस कदर हो चुकी है अभी कि आपकी जो डेटाबेस, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि पहले लेक्चर में कि डेटाबेस जो है वो आपकी तमाम फील्ड्स में इन्वॉल्व है। फिर इसके बाद हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को कवर किया। आई होप कि हमने हर एक तकरीबन पॉइंट को बड़ी डिटेल के साथ कवर किया है, आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया और उसमें ANSI स्पार्क 3 लेवल आर्किटेक्चर को हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। आई होप कि शायद इस लेवल पे आई हैव ट्राइड कि जी आप इस लेवल पे भी इसको समझ सकें, लेकिन अगर नहीं भी समझ आती तो जो हम इस कोर्स में आगे जाएंगे तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी से ये क्लियर होती जाएंगी। इसके बाद हमने कुछ और टर्म्स जैसे स्कीमाज हैं, मैपिंग्स हैं और इंस्टेंसेस को कवर किया। जैसे आपके वही हर लेवल के फिर स्कीमाज हैं, जैसे एक्सटर्नल स्कीमाज, इंटरनल स्कीमा,
एक कंसेप्चुअल स्कीमा, फिर आपने दो तरह की मैपिंग्स को डिस्कस किया हमने इसमें, और उसके बाद हमने इंस्टेंसेस जिसमें हमने कहा कि डेटाबेस स्कीमा या जिसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, और इसी तरह जो एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर जो डाटा पड़ा होता है उसको हम डेटाबेस इंस्टेंस या जो है वो एक्सटेंशन भी हमने उसके लिए जो है वो हमने यूज़ किया वर्ड। और फाइनली हमने प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस या डाटा इंडिपेंडेंस को कवर किया, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं इस 3 लेवल आर्किटेक्चर के वो यही हैं कि ये आपको प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक आई होप कि आप के पास बुक्स होंगी, आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लें, और फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।